guys and welcome back to our channel Let's Conquer History. So हम लोग चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स का एक्सप्लेनेशन शुरू कर चुके थे. अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है देन प्लीज द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज चेक इट आउट. प्लीज गाइज पार्ट 1 पहले देख लीजिए क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हम लोगों ने डिटेल में पार्ट 1 में कवर करे हैं. So before starting this video, please check out the first part of explanation of chapter 2, Kings, Farmers and Towns. So coming back to today's topic, आज का हमारा टॉपिक है an early empire, the Mauryan Empire. So before starting the main topics, हम लोग एक छोटा introduction ले लेते हैं. What was the Mauryan Empire? So Mauryan Empire was founded by Chandragupta Maurya in 321 BC. सो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य और ही फाउंडेड इट इन 321 बीसी. ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है और 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. देन व्हाट वर द एरियाज कवर्ड अंडर मौर्यन एम्पायर? सो मौर्यन एम्पायर का एरिया बढ़ता गया फ्रॉम चंद्रगुप्त मौर्य टिल अशोका. जैसे जैसे रूलर्स ने न्यू एरियाज को कॉन्कर करा वैसे वैसे मौर्यन एम्पायर का टोटल एरिया बढ़ता गया. सो अंडर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन एम्पायर कवर्ड एरियाज ऑफ मगध जो कि बिहार और झारखंड वाले रीजन में था एंड इट स्ट्रेच्ड टू नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. सो अंडर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन एम्पायर ये पूरा एरिया कवर करता था. बट बाय द एंड ऑफ अशोकन एरा जब अशोका का रूल खत्म होने वाला था तब तक मौर्यन एम्पायर और बढ़ चुका था और एक्सपैंड हो चुका था और वो साउथ में कर्नाटका और आंध्र प्रदेश तक फैल गया था. सो बाय द एंड ऑफ अशोकन रूल तब तक मौर्यन एम्पायर ये पूरा रीजन कवर कर चुका था. अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मोर देन हाफ ऑफ इंडिया. सो अगर आप लोगों से एरिया पूछा जाए मौर्यन एम्पायर का तो आप दोनों बता सकते हैं अंडर चंद्रगुप्त मौर्य भी और अंडर अशोका भी. बस प्लीज स्पेसिफाई कर दीजिएगा कि अंडर चंद्रगुप्त मौर्य इट एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टू बिहार एंड झारखंड एंड अंडर अशोका इट स्ट्रेच्ड फ्रॉम बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान टू कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश इन द साउथ एंड उत्तराखंड टू उड़ीसा इन द ईस्ट. देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज. कौन कौन सी सोर्सेज आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते हैं टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर? सो मेनली 5 सोर्सेज हैं जिनको आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते हैं. सबसे पहला स्कल्पचर्स. जो भी मटेरियल एविडेंसेस मिलते हैं हमको मौर्यन एम्पायर के जैसे स्कल्पचर्स, पॉटरी, फिगर्स, इन सबको आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते हैं टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर. देन कॉइन्स. कॉइन्स क्योंकि इस पीरियड से ट्रेड एंड कॉमर्स में कॉइन्स का यूज शुरू हो गया था इसीलिए कॉइन्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द मौर्यन इकोनॉमी. तो कॉइन्स यूज करे जाते हैं. नेक्स्ट लिटरेचर या फिर अगर हम कहें तो सेक्यूलर लिटरेचर. तो सेक्यूलर लिटरेचर में 2 पार्ट्स हैं. फर्स्टली जो फॉरेनर्स के जो अकाउंट्स थे, जो फॉरेन ट्रैवलर्स इस पीरियड में मौर्यन एम्पायर को जिन्होंने विजिट करा उनके जो अकाउंट्स हैं. तो हम लोग को अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली फोकस करना है मेगास्थनीज पर क्योंकि वही है फॉरेन ट्रैवलर जो कि इस चैप्टर में हमारे मेंशन है. सो मेगास्थनीज वो एक ग्रीक एम्बेसडर थे टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड उन्होंने लिखी थी इंडिका which describes the history of and administrative system of Mauryan Empire. तो इंडिका ये दोनों चीजें. Who was Megasthenes? तो Megasthenes he was a Greek ambassador and which book he wrote? तो इंडिका. ये दोनों 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए. सो इंडिका it helps archaeologists to identify and understand the administrative system of Mauryas. नेक्स्ट अगर हम इंडियन स्कॉलर्स में देखें तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य जिन्हें चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त भी बोला जाता है उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा था इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर. चाणक्य ही वॉज अ मिनिस्टर
a mentor and a advisor to चंद्रगुप्त मौर्य. नेक्स्ट है रिलीजियस लिटरेचर. जो भी रिलीजियस बुक्स इस पीरियड में लिखी गई उनमें भी हमें मौर्यन किंग्स और मौर्यन एम्पायर का डिस्क्रिप्शन मिलता है. जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट. हम सभी जानते हैं कि अशोका ने एक मेजर रोल प्ले करा था इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म टू श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया. तो इसीलिए ज्यादातर बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमको अशोका और मौर्यन एम्पायर का जिक्र मिलता है. सिमिलरली जैनिज्म, जैना टेक्स्ट. जैनिज्म भी इस पीरियड में स्प्रेड हो रहा था मेनली. सो इसीलिए हमको मौर्यन एम्पायर का मेंशन जैना टेक्स्ट में भी मिलता है. एंड देन पुरानिक ट्रेडिशंस. हिंदुइज्म में जो इस पीरियड में पुराण लिखे गए उसमें भी मौर्यन एम्पायर के बारे में बताया गया है. नेक्स्ट एंड लास्ट, इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस मेन सोर्स है टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर. और इंस्क्रिप्शन शुरू करा था इश्यू करना अशोका ने. अशोका फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने शुरू करा रॉक पिलर्स और मेटल पिलर्स पर अपने सब्जेक्ट्स के लिए मैसेज को इंस्क्राइब करना. सो अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स. और इन मैसेजेस से अशोका धर्म का, धम्मा का मैसेज अपनी सब्जेक्ट्स में स्प्रेड करना चाहते थे. वो अपने सब्जेक्ट्स में मॉरल वैल्यूज इनकलकेट करना चाहते थे. सो इंस्क्रिप्शंस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर. यहाँ पर अशोका का रूलिंग पीरियड मेंशन है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए. आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी कंफ्यूज है कि अशोका का रूल शुरू कब से हुआ था. इसीलिए यहाँ पर 2 इयर्स मेंशन है. ईदर इट वाज 272 और 268. तो ये एक कंफ्यूजन है, पर क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है. तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा. वैसे बोर्ड में इयर्स आना बहुत कम आते हैं, इयर्स पूछे नहीं जाते, बट यू नेवर नो. इसलिए रिस्क लेने से अच्छा आप लोग ये एक रूलिंग पीरियड है अशोका का, इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिए. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेशन. अब हम लोग मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के इम्पोर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे. छोटा सा टॉपिक है, जस्ट 5 पॉइंट्स. सो फर्स्टली, मौर्यन एम्पायर में 5 मेन पॉलिटिकल सेंटर्स थे जिनको प्रोविंशियल सेंटर्स भी कहा जाता है, विच इंक्लूडेड तक्षशिला जो अफगानिस्तान में लोकेटेड है, उज्जैनी जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, प्रेजेंट डे में उसको उज्जैन बोला जाता है. नेक्स्ट तोशाली जो उड़ीसा में लोकेटेड है, एंड सुवर्णगिरी जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है. एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पाटलिपुत्र जो प्रेजेंट डे में पटना है, बिहार में लोकेटेड है, और वो मौर्यन एम्पायर की कैपिटल थी. देन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सबसे ज्यादा स्ट्रांग था इन सेंटर्स के आसपास. नेक्स्ट इन सेंटर्स की लोकेशन बहुत ज्यादा केयरफुली चूज करी जाती थी. इन सेंटर्स को मेनली जो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशंस थी वहां पर लोकेट करा जाता था. जैसे तक्षशिला, उज्जैनी, पाटलिपुत्र, ये तीनों इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स पर लोकेटेड है. सिमिलरली सुवर्णगिरी जिसका लिटरल मीनिंग है गोल्डन माउंटेन. सुवर्ण मतलब गोल्ड एंड गिरी माने माउंटेन. सो सुवर्णगिरी विच मीन्स गोल्डन माउंटेन. तो ये लोकेटेड है कर्नाटका में और ये गोल्ड माइंस के पास लोकेटेड थी. तो इट प्रोवाइडेड एक्सेस टू गोल्ड माइंस, इसीलिए सुवर्णगिरी को एक पॉलिटिकल सेंटर बना दिया गया था. सो ऑल दीज 5 सेंटर्स वर लोकेटेड एट स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशंस. देन आर्मी वॉज रिक्वायर्ड टू एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैवलर्स. तो मौर्यन एम्पायर में ट्रेड एंड कॉमर्स अपनी फ्लरिशिंग स्टेज पर था, इसीलिए आर्मी का यूज किया जाता था टू एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स. तो मेगास्थनीज की बुक इंडिका में मेंशन करा गया है कि मौर्यन एम्पायर में एक कमेटी सेटअप करी गई थी जिसके अंडर 6 सब कमेटीज थी और इनका ये टास्क था कि वो कोऑर्डिनेट करें मिलिट्री एक्टिविटी एंड दे ट्राई टू एंश्योर ट्रेड सेफ्टी ऑफ ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स. तो इन सब कमिटीज के हम लोग टास्क डिस्कस कर लें. तो फर्स्ट सब कमिटी ये रिस्पॉन्सिबल थी नेवी के लिए. नेक्स्ट सेकेंड सब कमिटी वो रिस्पॉन्सिबल थी ट्रांसपोर्ट और अदर प्रोविजंस के लिए. अदर प्रोविजंस इंक्लूड जैसे
सोल्जर्स के लिए फूड कलेक्ट करना या फिर सर्वेंट्स को रिक्रूट करना टू सर्व द सोल्जर्स, एंड सिमिलरली बुलक कार्ट्स अरेंज करना जो कैरी कर सके सोल्जर्स के वेपन्स और इक्विपमेंट्स। तो ये काम था सेकेंड कमेटी का। थर्ड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुट सोल्जर्स, सिमिलरली फोर्थ फॉर हॉर्सेज, फिफ्थ फॉर चैरियट्स एंड सिक्स्थ फॉर एलिफेंट्स। तो हर सब कमेटी का अपना अलग एक रोल था। एंड लास्ट, अशोका ने धम्मा महमताज अपॉइंट कर रखे थे टू प्रोपोगेट द मैसेज ऑफ धम्मा अमंग हिज सब्जेक्ट्स। धम्मा महमताज का टास्क था कि वो सब्जेक्ट्स के बीच में जाकर, प्रजा के बीच में जाकर धर्म का जो मैसेज है वो स्प्रेड करे। तो धम्मा महमताज ये 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सो इसकी डेफिनेशन आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मौर्यन एम्पायर की क्या इम्पोर्टेंस है इन इंडियन हिस्ट्री। इसमें हम लोग दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे कि वेदर मौर्यन एम्पायर वाज इम्पोर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री और नॉट। तो पहले हम लोग पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली, मौर्यन एम्पायर इज रिगार्डेड एज अ लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री। मौर्यन एम्पायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एम्पायर है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। ऑल्सो मौर्यन एम्पायर ने 2 ग्रेटेस्ट रूलर्स दिए हैं पूरे वर्ल्ड को, एक चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेकेंडली अशोका। दोनों को पूरे वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट रूलर्स में गिना जाता है। इसीलिए मौर्यन एम्पायर को इंडियन हिस्ट्री का मेजर लैंडमार्क माना गया है। सेकेंडली, जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हमको मिलते हैं मौर्यन एम्पायर के, जैसे इंस्क्रिप्शंस और स्कल्पचर्स, ये सब एग्जाम्पल हैं स्पेक्टाकुलर आर्ट के। तो मौर्यन एम्पायर ने कल्चरल हिस्ट्री को भी कंट्रीब्यूट करा है। देन अटेम्प्ट्स ऑफ अशोका टू स्प्रेड धम्मा। जो अशोका ने एफर्ट्स करे टू स्प्रेड धम्मा एंड टू प्रोपोगेट पीस थ्रू आउट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इनको पूरी दुनिया में स्कॉलर्स ने सराहा है, इनकी प्रेज, इनकी तारीफ करी है। ऑल्सो मौर्यन एम्पायर ने और स्पेशली अशोका ने इंडियन कल्चर में एक न्यू वैल्यू ऐड करी जो थी स्प्रेडिंग पीस। इसीलिए मौर्यन एम्पायर को एक मेजर लैंडमार्क माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है फॉर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। देन क्वालिटीज ऑफ अशोका। मौर्यन एम्पायर की डिस्कवरी हुई थी ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी, जिस पीरियड में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में स्ट्रगल्स चल रहे थे, नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स हो रहे थे। सो अशोका की जो लीडरशिप क्वालिटीज थी और जो हम्बलनेस थी, जो काइंडनेस थी अशोका में, उसने हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनको बहुत ज्यादा इंस्पायर करा। इसीलिए 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में अशोका नेशनलिज्म के लिए एक इंस्पायरिंग फिगर बन चुके थे। इसीलिए मौर्यन एम्पायर ने, क्योंकि हमको द ग्रेट किंग अशोका दिया, इसीलिए मौर्यन एम्पायर इंडियन हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करता है। एंड लास्ट, क्योंकि मौर्यन एम्पायर इतना ग्रेट था और उसके किंग्स बहुत ज्यादा वाइज और ग्रेट माने गए हैं, तो हमारे लिए एज इंडियंस मौर्यन एम्पायर एक सेंस ऑफ प्राइड है हमारे लिए। इसीलिए मौर्यन एम्पायर इंडियन हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करता है। अब अगर हम लोग नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करें तो नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स मेनली 2 हैं। फर्स्टली, मौर्यन एम्पायर सिर्फ और सिर्फ 150 इयर्स के लिए लास्ट करा। तो अगर हम लोग दूसरे एम्पायर से कंपेयर करें तो मौर्यन एम्पायर की जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा छोटी है और इट्स नथिंग बिफोर द लॉन्ग एंड वास्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसीलिए कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि मौर्यन एम्पायर वाज नॉट दैट इम्पोर्टेंट एज अदर एम्पायर्स। देन सेकेंडली, मौर्यन एम्पायर वो इतना ज्यादा एरिया कवर नहीं करता था। जस्ट जब अशोका रूल कर रहे थे मौर्यन एम्पायर में और मौर्यन एम्पायर अपनी प्रॉस्परस स्टेट में था, तब मौर्यन एम्पायर मोर देन हाफ ऑफ इंडिया कवर करता था। पर बिफोर अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य और बिम्बिसार के टाइम में मौर्यन एम्पायर सिर्फ नॉर्दर्न रीजन को कवर करता था। सदर्न रीजन में मौर्यन एम्पायर इतना फैला नहीं था। इसीलिए कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि उसका जो एरिया कवर था वो बहुत छोटा था।
सेकेंडली, इवन विद इन द एम्पायर कंट्रोल यूनिफॉर्म नहीं था. हम लोग पढ़ चुके हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ सेंटर्स के आसपास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था. तो फर्स्टली इट डिडंट कवर द एंटायर सब कॉन्टिनेंट, एंड सेकेंडली इवन विद इन द एम्पायर द कंट्रोल वॉज नॉट यूनिफॉर्म. इसीलिए मौर्यन एम्पायर को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, ये स्कॉलर्स का कहना है. सो दीज आर द नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स एंड द अबव वर द पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स. इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन आ सकता है वो है, द मौर्यन एम्पायर वॉज रिगार्डेड एज अ मेजर लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री, इलैबोरेट. तो इसमें आप लोग ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे, पर ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे ऑन पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि हमारे आंसर से हमेशा एक पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए. नाउ हमारा लास्ट टॉपिक है फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर. ये पॉइंट्स एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं करे गए हैं, बट क्योंकि हम लोगों ने द मौर्यन एम्पायर डिस्कस करा, इसलिए मैंने 4 पॉइंट्स में इस टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करा है. सो फर्स्ट पॉइंट, वीक सक्सेसर. आफ्टर अशोका हम लोगों को मौर्यन एम्पायर में कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं मिलता है. इस वजह से ड्यू टू वीक सक्सेसर जो लीडरशिप थी और जो पावर थी इन मौर्यन एम्पायर वो डिक्लाइन होती चली गई, विच लेड टू फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर. नेक्स्ट, किंग अशोका ने पीस प्रमोट करने के लिए नो वॉर की पॉलिसी अडॉप्ट करी थी, बट नो वॉर के कारण जब आर्मी वॉर लड़ ही नहीं रही है, सो उसकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आर्मी की स्किल्स डिटेरियोरेट करने लगी, और जो वेपन्स थे और जो टूल्स वो लोग यूज करते थे, जो इक्विपमेंट्स वो लोग यूज करते थे, वो भी उनकी क्वालिटी भी डिक्लाइन करती गई. इस वजह से जो स्ट्रेंथ थी आर्मी की वो कम हो गई, और वीक आर्मी की वजह से जब लेटर ऑन फॉरेन इन्वेजन्स हुए और इंटरनल विद इन द एम्पायर जो रिवोल्ट्स हुए, उसको आर्मी सप्रेस नहीं कर पाई, और इट लेड टू डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर. एंड देन फॉरेन इन्वेजन्स, वही चीज, क्योंकि वीक आर्मी थी और वीक लीडरशिप थी, तो जो नेबरिंग स्टेट्स थे और किंगडम्स थे, उन लोगों ने मौर्यन एम्पायर पर हमला करा, और क्योंकि वीक आर्मी थी और वीक लीडरशिप थी, तो वो फाइट बैक नहीं कर पाए, और इट लेड टू डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर. एंड लास्ट, इंटरनल रिवोल्ट. जब किसी एम्पायर का लीडर वीक होता है, तो जो उसके आसपास मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स होते हैं, वो लोग अंदर ही विद इन द एम्पायर रिवोल्ट करने लगते हैं अगेंस्ट द किंग. तो इन इंटरनल रिवोल्ट्स को सप्रेस नहीं कर पाई लीडरशिप और आर्मी, और इसकी वजह से मौर्यन एम्पायर टूट गया और डिक्लाइन कर गया. तो दीज वर द मेन 4 पॉइंट्स विच लेड टू डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर. इसी के साथ आज की वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं. आगे के टॉपिक्स हम लोग आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे. If you all found my video really helpful, then don't forget to like, share, subscribe and comment on my channel. Till then, bye bye.